आज हम लोग जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का बेस आधार, उसका भाग 3 देखने वाले हैं। ठीक है, भाग 1 में हम लोग रसायन की शाखाओं के बारे में बात किए थे और भाग 2 में हम लोग पदार्थ और उसके गुण, उसके परिवर्तन या उसके मतलब क्या है कि उसकी जो क्वालिटियाँ होती हैं उसके विषय में चर्चा किए थे। लेकिन आज हम लोग भाग 3 में तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बात करेंगे कि आखिर तत्व क्या होता है, फिर यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो तत्व, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड और मिश्रण मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है तत्व, यौगिक और मिश्रण? तो यह पदार्थों का वर्ग है। क्या है? यहाँ पदार्थों का वर्ग है, मतलब पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, तो वह उसके अंदर, मतलब ठोस, द्रव और गैस के अंदर जो कण हैं, उन कणों के आपस में संबंध के आधार पर देखा गया था। तो पदार्थ के 3 प्रकार थे, एक ठोस, द्रव और गैस, जिसमें पदार्थों में मौजूद जो अंतराणविक कण थे उनके बीच के आपसी संबंधों के विषय में बात करके किया गया था। लेकिन यहाँ जो है पदार्थों को उनकी बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। ठीक है, अब तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे तो ठीक है सब किसी को, मतलब पदार्थों को बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसे हम लोग तत्व, यौगिक, मिश्रण के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे, तत्व क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में न तो विभक्त किया जा सकता है और न ही उसे भिन्न गुण वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, मतलब उनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए तत्व में उदाहरण आ गया, सबसे पहले H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जितने भी कण होंगे, जितने भी क्या होंगे कि उसमें कण होंगे, कण ही कहा जा सकता है, वो हाइड्रोजन का ही होगा, वह दूसरा किसी का नहीं हो सकता। और ना ही अपने आप से खुद से दूसरा हाइड्रोजन बनाया जा सकता है और ना ही इसको दूसरे तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विषय में तो थोड़ा बहुत आप डाल्टन के सिद्धांत में ही देखे थे। याद है कि परमाणु न अविभाज्य है और ना ही इसका नाश होता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। बेसिक केमिस्ट्री के आधार पर जो बेसिस चलती हैं, उन्हीं बेसिस के ऊपर सभी चैप्टर क्या होते हैं, बने होते हैं। इस बात पे यदि हम लोग ध्यान दें तो हमें पढ़ना केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। और केमिस्ट्री में इस बेसिस पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि जो आपके सब्जेक्टिव जो पार्ट हैं, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है या जो चैप्टर हैं, उसकी कंटेंट अच्छे से आपको समझ में आए और प्रश्न उत्तर को बनाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो, इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो वह है जिसे न भिन्न गुण वाले पदार्थों में बनाया जा सकता है और ना ही भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हीलियम, समझ गए? इसी प्रकार कैल्शियम, फिर इसी प्रकार नाइट्रोजन, सोडियम, मतलब ये सब क्या है, तत्व है। तत्व को हमने समझा। अब जो है तत्वहीन, अब इसमें नोट के रूप में लिखा है, तत्वहीन वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनती हैं। तत्व से ही सभी वस्तुएं बनती हैं, यही मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे कि जल का निर्माण होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बन जाएगा। समझ रहे बात? चलिए तो आगे चलते हैं। अब तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण उसके गुण के आधार पर 3 भागों में किया गया है, एक धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु, धातु, उपधातु क्या होता है?
इसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जी। तो धातु, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं जिनमें चमक होती है, जो आघातवर्धे होते हैं, तन्य होते हैं। चमक मतलब इस पे लाइट होता है, ठीक है। और आघातवर्धे मतलब जिसको क्या किया जाएगा, अगर पीटा जाए तो वह चौड़ा होता है, फैलता है। और तन्य का मतलब इसे ताना जाए तो वह तन जाता है। जैसे कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिसको तानने पे लोहे का तार या तांबे का तार बनता है। जो तन्य होती है, इसमें इस तरीके का गुण मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु। धातु। जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, जो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि लोहे का रड यदि लीजिएगा, एक तरफ गर्म कीजिएगा तो दूसरी तरफ भी वो गर्म हो जाएगा, तो उष्मा का सुचालक हो गया। विद्युत है, अगर लोहे की रड से अगर इलेक्ट्रिक तार को आप अगर छू लेते हैं तो आपको करंट लग जाएगा, अर्थात लोग उसमें विद्युत का चालन होता है। जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, धातु के गुण हो गए। पहला चमक होती है, दूसरा आघातवर्ध होती है, तीसरा तन्य होती है, चौथा तनन क्षमता ज्यादा होती है, पांचवा उष्मा, छठा विद्युत, सातवां ठोस अवस्था में होती है। इस तरीके से आप अलग अलग करके आप पॉइंट भी निकाल सकते हैं। और ये तो आपको धातु धातु नामक चैप्टर में पढ़ने के लिए भी मिलेगा, और मतलब आप 8वां में पढ़े भी होंगे। समझ गए, धातु समझ गए आप। अब अधातु के विषय में बात होगी, यह धातु क्या होता है। चलिए तो देखा जाए, अधातु, ऐसे तत्व तो अधातु हैं जिनमें चमक नहीं होती है, जो आघातवर्ध नहीं होते हैं, जो तन्य नहीं होते, मतलब जो जो क्वालिटी धातु में होती है वो सब क्वालिटी धातु में नहीं होती है। जो उष्मा का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत के भी कुचालक होते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, लकड़ी वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें। तो लकड़ी वगैरह तो ये सब पदार्थ हो गया, लेकिन यहाँ पे तत्व का मतलब प्रकार बताया जा रहा है, तत्व का वर्ग बताया जा रहा है, इसलिए इसमें लकड़ी वगैरह को नहीं डाला गया है। और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धातु होती हुई भी अधातु की तरह होती हैं, और अधातु होती हुई भी धातु की तरह होती हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से जब करेंगे तो कर लेंगे। और वैसे भी 8वां क्लास का जो चैप्टर था उसमें किया भी गया था आप लोग की क्लास में, और बताया भी गया था। ठीक है, चलिए तो आगे। उपधातु, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण मौजूद होते हैं। कुछ वह धातु के गुण में मौजूद होता है, कुछ अधातु का गुण मौजूद होता है। वह क्या क्या कहलाता है, उपधातु। जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब आगे जो है, यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, निश्चित यहाँ पे ये कार नहीं रहेगा, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। मतलब निश्चित अनुपात में, निश्चित है कि जल जो है हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तभी जाकर के जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का 2 अणु जब आपस में मिलेगा तब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे CO3 मिल जाए तो ये दूसरा कुछ बन जाएगा। ठीक है, H3O हो जाए ये दूसरा कुछ बन जाएगा, या जल नहीं बनेगा। इसके जो अणुओं का अनुपात होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है, तभी जाकर के यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, अब यौगिक के प्रकार होते हैं। यौगिक के प्रकार सबसे पहले आते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। वनस्पतियों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जो जंतुओं से और वनस्पति से जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे कि चीनी गन्ने के रस से बनता है, प्रोटीन, ठीक है, यह दाल द्वारा मिलता है, वसा, एसिड, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जो जंतुओं से यानी तो पौधों से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, भूमि से प्राप्त होने वाले यौगिक को हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक, जो भूमि से प्राप्त होता है, धरती से। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये धरती से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि धरती से हम लोग के पास कैसे आता है, तो हम लोग जो अनाज खाते हैं, धान मतलब चावल, आटा वगैरह, तो ये सभी धरती में ही पैदा होता है। और धरती से उसको कैल्शियम मिलता है, धरती से उसको
क्या मिलता है कि कार्बोनेट मिलता है, वगैरह वगैरह चीज़ें मिलती हैं, और वो अनाज में चला जाता है, और तब उस अनाज को हम लोग खाते हैं तो हम लोग के शरीर में भी आता है। कैल्शियम ज़्यादातर दूध में पाया जाता है, तो दूध जो गाय खाती है तो वो भी क्या खाती है, घास खाती है, या पुआल खाती है, या भूसा खाती है, तो भी किसी न किसी रूप में जंतु भी जा करके पौधे पर ही निर्भर है। इसीलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है। पौधे उत्पादन करने वाले होते हैं, और उसको खाने वाले लोग जैसे कि जंतु हो गए या हम लोग हो गए, तो हम लोग उपभोक्ता हैं, उपभोग करने वाले हैं। आपका बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर चलेगा उसमें सभी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस उतना ही करना है जितना आपको बताया जा रहा है, कि सब कुछ बताया जाएगा। जितनी भी चीज़ें सिलेबस में है उन सभी चीज़ों की बात होगी। मिश्रण, मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्व यौगिक को किसी भी अनुपात में अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो चीज़ जो बनती है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे कि चीनी का शरबत अगर आप बनाइए, चीनी कितना भी हो और पानी कितना भी हो, तो उसको मिला के घोलिएगा तो वो शरबत ही होगा। पानी कम होगा, चीनी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मीठा लगेगा, या पानी ज़्यादा होगा चीनी कम होगा तो कम मीठा लगेगा, लेकिन कहलाया शरबत ही, मतलब कहा उसको शरबत ही जाएगा। तो चीनी और पानी के मिश्रण को हम शरबत कहेंगे, तो शरबत किसका उदाहरण है, मिश्रण का, मिक्सचर का। वो किसी भी अनुपात में मिल सकता है, जैसे कि वायु, समुद्र का जल, वायु में कितना कितना हाइड्रोजन है, कितना कितना ऑक्सीजन है, ये लगभग पता नहीं है, थोड़ा बहुत अनुमान लगाया गया है, लेकिन कितना, जैसे कि इस रूम के वायु में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी थोड़ा ना पता है। पूरी वायुमंडल का थोड़ा बहुत शोध कर दिया गया है कि 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है, 78% ऑक्सीजन है, तो थोड़ा सा पूरे वायुमंडल का, पूरी दुनिया के बाद मतलब पता लगाया गया है। तो जो वायु है वह किसका उदाहरण है, मिश्रण का। इस टाइप पर क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछते हैं, मतलब बनते हैं। पहले आप कंटेंट तैयार कीजिए, क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक किताब में मिलेगा ही। जिस क्लास में आप होंगे उस क्लास का जब केमिस्ट्री का उस लेसन को पढ़िएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ तो बेसिस तैयार किए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मिश्रण के प्रकार, समांग मिश्रण, पहला होता है समांग मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन अर्थात अवयव का अनुपात समान हो, क्या कहलाता है, समांग मिश्रण। मतलब प्रत्येक भाग में समान रूप से उसके अवयव मौजूद हों। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक गिलास दूध लेते हैं तो दूध में जितने भी कण हैं उस सब में समान समान होगा, समझ रहे हैं। जैसे कि आप पानी लेते हैं, खूब बड़ा 100 लीटर वाले टंकी में पानी लेते हैं, और उसमें जो है 2 ढक्कन कोई दवा या कोई चीज़ें मिला देते हैं, तो उसको ठीक से घोलते नहीं है, तो पानी के एक हिस्से में वह रहेगा, दूसरे हिस्से में नहीं नहीं रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो वह समान मिश्रण नहीं होगा। जब समान रूप से सभी तरफ जब घुल जाएगा तो वह किसका उदाहरण होगा, समान मिश्रण। समझ रहे हैं बातों को। जैसे कि दूध ही लेते हैं हम लोग, और दूध में एक चम्मच चीनी डाल देते हैं और 2-4 चम्मच घोल देते हैं, घोल के पीते हैं, तो ऊपर जो दूध रहता है वो मीठा नहीं लगता है, जबकि नीचे जैसे जैसे दूध मतलब जब हम पीते जाते हैं तो इसी स्थिति में वो मीठा लगने लगता है। मतलब यह हुआ कि नीचे जो है चीनी अभी घुल रहा था, जबकि ऊपर अभी ठीक से घुला नहीं था, तो अर्थात वह दूध में चीनी का मिलाना वह समान मिश्रण का उदाहरण नहीं था। और खूब अच्छे से घोल दिया जाए तब जाकर के वह समान मिश्रण का उदाहरण हो सकता है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए, तो सीमेंट है, किरासन तेल है, इस सब में बराबर बराबर चीजें हैं। तो वह विषमांग मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन अर्थात अवयव अनुपात समान नहीं हो, सपोर्ट से याद करिए, समान हो तो समांग मिश्रण, समान नहीं हो तो विषमांग। वैसे भी नाम से पता चल रहा है, विषमांग मतलब अलग अलग, समान मतलब सम, एक, हाँ, समान रूप से। जैसे कि बारूद, धुआं, धुएं की एक क्षेत्र में ज्यादा काला दिखता है, एक क्षेत्र में ज्यादा थोड़ा सा व्हाइट दिखता है, तो ये सब क्या है कि विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। अब आगे है, खत्म हो गया, मतलब आज का यहाँ तक क्लास समाप्त होता है, और बेसिक का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 खत्म होता है। कहीं हो सकेगा तो भाग 4 और भाग 5 बनाया जाएगा। उसके बाद ये जो पांचों पाठ मतलब पांचों भाग में से मिला करके क्वेश्चन आंसर का कंटेंट होगा, इसमें देखा जाएगा कि आप कितना समझे हैं, कितना जाने हैं, कितना सीखे हैं। इसी के साथ ये तो हमारा अलग से हो गया केमिस्ट्री का। अगर आपका चैप्टर वाइज जब चलेगा, मतलब अपने क्लास के हिसाब से चलेगा, तो उस समय क्या करिएगा कि क्लास के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।